अब बेटा भी पढ़ने आ गया था जी। सर उससे भी पढ़ाए साथ में। हाँ, वो पढ़ रहा होता है मेरे साथ बैठ के ना। अच्छा। सर बल्कि वो भी हमें साथ पढ़ाए। वो आपको रोने की जो है ना वो डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली सर, ये भी टीचिंग ही है ना, किस मौके पर क्या क्या कैसे कैसे रोना है। रोना है, बिल्कुल ठीक है। जी लास्ट टाइम हमने कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो जिनको हमने कहा था मेजर ऑफ एसोसिएशन, ये हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हिस्टोग्राम और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोग्राम विद रिस्पेक्ट टू इमेजेस हमने देखा था। और हमने कहा था कि बेसिकली जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप बिन्स डिफाइन कर लेते हैं, या बार विड्थ जिसको कहते हैं। आपको बार नजर आती हैं और बार्स की जो है वो विड्थ, ये जो आपके पास गिवन एग्जांपल के अंदर जो है वो विड्थ है, ये इनको हम बिन्स भी कहते हैं या रेंज भी कह सकते हैं कि आपने इंटरवल क्या डिफाइन किया है। तो जो आपके पास जो भी कुछ टूल्स होते हैं उनके अंदर फिक्स होता है, ये विड्थ जो है ये फिक्स होती है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम आप इस विड्थ को जो है, बार विड्थ को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं कि आपके डाटा की ओवरऑल रेंज क्या है और आप कितने बिन्स जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो अभी तक जो हमने हिस्टोग्राम ये डिस्कस की है उसकी रिप्रेजेंटेशन ये बार की फॉर्म में, बार ग्राफ इसको कहते हैं। हिस्टोग्राम को हम पाई चार्ट की फॉर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो आपके पास इन द शेप ऑफ पाई, जैसे कि ये आपके पास अगर स्मॉल नंबर्स हैं या लिमिटेड हैं तो आप उसको पाई की फॉर्म के अंदर उसी एग्जांपल को जो कि सैलरीज थी, आप इसको पाई की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट या नेचर ऑफ डाटा, आपने अगर हिस्टोग्राम प्लॉट करनी है तो यू कैन रिप्रेजेंट द डाटा इन बार हिस्टोग्राम, या आप उसको जो है वो पाई टाइप हिस्टोग्राम में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखें तो आपको बिन्स ही नजर आ रही होती हैं। आई एज्यूम डैट अगर हम कोई एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि आपने बिन्स बनाई हैं और आपने से ये 0 है और ये 20, मैं कहता हूँ कि 20 की रेंज के अंदर कितने जो है वो लाई कर रहे हैं इसको, या उसके अलावा नेक्स्ट के अंदर जो है वो कितने लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट रेंज के अंदर कितना जो है वो काउंट आपका जो है वो लाई कर रहा है। तो ये आपके पास मीन पाई की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में आप डिफरेंट बिन्स को डिफरेंट कलर्स आप जो है वो असाइन कर सकते हैं फॉर फ्रूटफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अच्छा, लास्ट इसके अंदर आ जाता है डाटा नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, डाटा बेस के अंदर आप बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की एक जो है वो डाटा नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 2 डिस्कस करते हैं। तो व्हाई वी परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन, आप में से कोई बता सकते हैं? जी वजी साहब बताने के जो है वो रखते हैं शायद इरादा। नहीं अच्छा, ऐसी गलती नहीं करेंगे। सर, एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन जो यूज होती है वो यूज होती है डाटा को समराइज करने के लिए। अच्छा, और आप में से कोई अगर बताने का ख्वाहिशमंद है? सर हम लोग नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं कि अपने जो टेबल्स हैं उनको रिफाइन करवाते हैं कि वो बेस्ट उसकी जो एक्यूरेसी है या उसकी जो इंटेग्रिटी है वो इंक्रीज करने के लिए, उसके अंदर डुप्लीकेशन को रिमूव, रेपिटेशन को रिमूव करने के लिए। जी सर, जी रेपुटेशन जी यूनिकनेस लाने के लिए। जी वेरी गुड। एक तो रेपिटेशन का वर्ड या बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट डाटा, चलें ये 2 वर्ड्स हैं। अब
रेपिटिशन से क्या होता है, एक्चुअली रिडंडेंसी आती है, आपके पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आती है। तो जो रेपिटिशन है उसको रिमूव करने के लिए या रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए आप रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आप जो है वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, और जब आप डाटा की फॉर्म, वो तो डेटाबेस के लिहाज से आप कॉलम्स और रोज के अंदर या एंट्रीज जो है उनमें से। अच्छा, अगर आपके पास आप डाटा को एक पर्टिकुलर रेंज के अगर अंदर आप लाना चाह रहे हैं, मीन के जैसा कि आपके पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यूज आपने रीड की 24 आवर्स की, और आपने हर मिनट के ऊपर से टेम्परेचर मेजर किया, तो आपके पास डाटा बहुत ज्यादा आ गया। या उसके अलावा आपने जो है वो से जो गाड़ियां गुजर रही थी पर डे, आपने हर एक का वेट मेजर किया, तो वो एक लार्ज रेंज है। तो अगर आप उसको एक 0 से 1 की रेंज में लाना चाहें, टेम्परेचर को या व्हीकल्स के वेट्स को, तो आप डाटा नॉर्मलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन यूजुअली मीन्स टू स्केल अ वेरिएबल टू हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। और जब आप डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं, या जो नॉर्मलाइज डाटा है उसका जो मीन होता है, मीन उसका जो है वो 0 होगा, और उसकी जो वेरिएंस है वो, या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो जो है वो 1 के इक्विवेलेंट जो है वो होती है। अच्छा, आपके पास कुछ डाटा, जो डाटा सेट्स होते हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होते, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब तर वो नहीं होते, तो आप उनको जो है कोशिश करते हैं कि कोई लॉगरिथमिक स्केल अप्लाई करते हैं, या कोई और टेक्निक अप्लाई करके उस गिवन डाटा को आप नॉर्मलाइज जो है वो कर लें, ताकि आप गिवन रेंज के अंदर आपको वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो मिल सके। Some data sets are not very close to normal distribution. Sometimes it helps to transform the independent variable by applying mathematical function to it, such as looking at logarithmic scale. आप मीन, आपके पास एक वेरिएबल x है, जो हमने फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ले लिया, वेट ले लिया, या एम्प्लॉय की सैलरीज आपने ले ली। आप जब तमाम सैलरीज को या टेम्परेचर की वैल्यूज को या वेट्स का आप लॉग ले ले, तो आप यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन आप गिवन डाटा को जो है वो नॉर्मलाइज है वो कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। जी बच्चे, जैसे कि आपके आ रही पास, है सर। अच्छा चलें, ये आपके पास एक फॉर्म है कि आपके पास से x की वैल्यू जो है, आई एज्यूम दैट x की वैल्यू आपके पास 0, 1, 9 और से अप टू सो ऑन से 10,000 की रेंज के अंदर आपके पास x की वैल्यूज जो है वो लाई करती हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो आई एज्यूम दैट 1 लाख है, और आप चाहते हैं कि आप इस गिवन डाटा को नॉर्मलाइज करें, तो आप उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं कि हर जो भी आपके पास x की वैल्यूज है, ये से 0 तो log ऑफ बेस 10x, मीन आप इसका log ले लें, तो आप y एक्चुअली क्या है आपके पास, log ऑफ बेस 10, आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, मीन आप गिवन डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लॉगरिथमिक स्केल के अंदर, और आप ये चाह रहे हैं कि कोशिश करें कि इस डाटा को नॉर्मलाइज करें, इसकी वैल्यूज जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 आप लेकर आए। तो जो भी आपके पास नॉर्मलाइज डाटा होता है, नॉर्मलाइज डाटा जो होता है उसमें आप देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, उसमें मीन आपका जो है वो से आई एज्यूम दैट मीन आपके पास जो है उसका 0 होगा, और जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन उसका 0 होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है आपके पास, वो आपके पास जो है वो से 1 जो है वो आ जाती है। क्लियर होगी बात आपको? नहीं?
सर इस ये काम करने से एक्यूरेसी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? जी नहीं बच्चे, उसमें आपका डाटा एक विद इन रेंज आ जाता है। आप समटाइम ये देखते हैं कि आपके पास जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी, आप लार्ज रेंज डाटा को स्टोर अगर नहीं कर रहे, क्योंकि उसके ऊपर कंप्यूटेशन आपको काफ़ी हैवी पड़ती है, लार्ज अगर है, तो आप क्या करते हैं, डाटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। डाटा को बेसिकली उसकी एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन आपके पास जो है वो आ जाती है। आप यूजुअली देखते हैं कि सी के अंदर रैंड एन आप यूज करते हैं या रैंड यूज करते हैं। तो रैंड एन आपको रैंडम डाटा देता है लेकिन वो नॉर्मलाइज होता है, और जो खाली रैंड का फंक्शन है वो आपको नॉर्मलाइज डाटा नहीं देता। क्लियर होगी बात? अच्छा, और आपके पास ये कुछ लिंक हैं, और इवन दो हर स्लाइड के लास्ट में यानी कि जो नोट्स हैं उनमें आपको लिंक्स गिवन है, ताकि अगर आप कोई प्रैक्टिस करना चाहें, जैसा कि आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ प्रेडिक्शन ये एक लिंक गिवन है, आप इस लिंक पर जाकर स्ट्रेंथ ऑफ प्रेडिक्शन को स्टडी करना चाहें, या उसके अलावा आप